हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम लोग ने जो लास्ट क्लास में किया था, तो हम लोग ने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और कौन सी चीज़ें किस तरीके से अज्यूम की जाती है। हम लोग ने पूरा डायग्राम एनालाइज किया था। आज मैं सिखाऊंगी कि कैसे डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट करोगे। तो जब एक बार हम लोग ने डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया कि एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले लिया, और जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी डिमांड है, तो हम डिमांड को एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे। समझ में आया? एक बार ये करने के बाद हम नंबर्स प्लॉट करेंगे। नंबर्स की प्लॉटिंग हो गई। एक बार हम नंबर्स की प्लॉटिंग ख़त्म कर देते हैं। तो नंबर्स की प्लॉटिंग ख़त्म करने के बाद अब हम उसका एनालाइजेशन लिखेंगे। अब इसे लर्न करना या रीड करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको जो डायग्राम में दिख रहा है आपको वैसा का वैसा लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप हमेशा, चाहे कोई भी डायग्राम हो, उसका एनालाइज आप हमेशा इसी तरीके से लिखोगे। कैज वी कैन सी इन द डायग्राम, इट शोज दैट ऑन एक्स एक्सिस वी टुक डिमांड ऑफ मिल्क एंड ऑन वाई एक्सिस we took price of milk. So on x-axis we took demand of milk and on y-axis we took price of milk. As further, अब ये करने के बाद हम लोग इसको पूरा प्लॉट कर देंगे। ये प्लॉट करने के बाद अब हम लिखेंगे कि एज नाउ यू कैन सी दैट when the price of milk is 50, the demand for milk is 1. When price of milk is 40, the demand for milk is 2. When price of milk is 30, the demand is 3. When price of milk is 20, the demand is 5. So this shows that whenever the price reduces, the demand for milk also increases. Okay. So whenever the price of milk increases, the demand for milk will reduce. It is vice versa. Then we'll write that we can see that by joining point A, B, C, D, E, we get the demand curve which is known as DD curve. Okay, and it is sloping downwards. It is sloping downwards, that is left to right, and this is a demand curve. आपको सिर्फ इसी तरीके से लिखना है। आप पहले बताओगे कि वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, आपका कर्व कहाँ फॉर्म हो रहा है और आपको क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जब प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। समझ में आया? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ग्रेट। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है रीजन्स कि भाई वाई रीजन्स फॉर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब मैं ये कहती हूँ कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इससे मेरा मतलब ये है कि जब जब प्राइस बढ़ रही है तब तक डिमांड कम हो रही है, और जब जब प्राइस कम हो रही है तब तब डिमांड बढ़ रही है। ये होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। तो इसके दो रीजंस है, पहला इनकम इफेक्ट और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई रिपीट, इन्वर्स रिलेशनशिप होने के दो रीजंस हैं, एक है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, ये करने से पहले मैं अपनी पर्सनल नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। आई विल एक्सप्लेन इट फ्रॉम देयर एंड आफ्टर दैट आई विल रीड इट फॉर यू। ओके, सो हियर यू कैन सी, लुक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि पहला है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जब आपकी मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट है, मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट है मतलब आपका जो इनकम है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, वो उतना का उतना है, लेकिन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, मतलब कोई भी गुड्स है उसकी प्राइस कम हो गई है, तो आपकी इनकम वैसे नहीं बढ़ी है, आपका मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ा है, मतलब आपके पैसे में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, पर आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। मतलब आप वही गुड, बेसिकली अकाउंट्स में अगर आप देखें रियल का मतलब होता है तो गुड्स की इनकम बढ़ गई है, बेसिकली वो गुड की प्राइस कम हो गई है, तो वो अब गुड आप ज़्यादा खरीद सकते हो। ठीक है, रियल इनकम से उसका मतलब है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। आई रिपीट, रियल इनकम जो होता है उसका मतलब होता है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। परचेसिंग पावर ऑफ मनी का मतलब होता है कि इंसान में किसी भी चीज़ को खरीदने की कितनी क्षमता है, वो कितना खरीद सकता है, दैट इज़ रियल इनकम।
सो जब भी रियल इनकम राइज करता है, जब भी रियल इनकम बढ़ता है, तो कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड, वो गुड वो ज़्यादा खरीद सकता है। देखो मैं आपको अगेन यही चीज़ समझाती हूँ, यहाँ पे इनकम का मेंशन किया है पर रियल इनकम मेंशन किया है, मॉनेटरी इनकम मेंशन नहीं किया है। मतलब आपके इंक्रीमेंट, आपके इनकम में, आपके पैसे में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, पर क्योंकि वो गुड की प्राइस कम हो गई है, वो जो गुड है उसका प्राइस कम हो गया है, तो सपोज करें कि आप 2 चीज़ें नहीं खरीद रहे थे, आप जो पैसे में एक चीज़ खरीद रहे थे, अब उसी पैसों में आप वही गुड 2 खरीद सकते हो। आपका पैसा इनकम नहीं इंक्रीज हुआ है, लेकिन उस गुड की प्राइस कम हो गई है। दैट इज़ बेसिकली रियल इनकम इंक्रीजेस, तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीद सकता है वो चीज़, समझ में आया, और इसी वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। मॉनेटरी इनकम कांस्टेंट है, मतलब आपकी मॉनेटरी इनकम में कोई इंक्रीमेंट आया नहीं है, लेकिन जो गुड एक्स है उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो रियल इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब रियल इनकम मतलब परचेसिंग पावर ऑफ मनी, रियल इनकम का मतलब होता है परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो जब रियल इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर वो गुड ज़्यादा खरीद सकता है, जिसकी वजह से उसका डिमांड बढ़ गया है। समझ में आया? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर। एज इनकम इज़ ₹50। अब कोई ए है जिसका इनकम है 50 रुपये, ठीक है, मतलब उसका मॉनेटरी इनकम इज़ ₹50। अब प्राइस ऑफ मिल्क इज़ ₹50 पर लीटर। अब उसका सॉरी मिल्क का जो प्राइस है वो भी 50 है, उसकी इनकम भी 50, उसका प्राइस भी 50। तो कंज्यूमर कैन बाय ओनली 1 लीटर ऑफ मिल्क, क्योंकि उसकी इनकम 50 है, साथ में उसका प्राइस ऑफ मिल्क भी 50 है, तो वो खरीद कितना सकता है, मतलब वो 50 रुपये के सामने 50 रुपये का मिल्क खरीद सकता है। बट इफ़ प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स, मतलब जो 50 रुपये का मिल्क था वो अब 10 रुपये का हो गया है, तो उसकी देखो उसकी इनकम नहीं बढ़ी है, उसकी मॉनेटरी इनकम अभी भी 50 है, पर जो रियल इनकम है वो बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? क्योंकि जो दूध 50 रुपये लीटर मिल रहा था वही दूध अब 10 रुपये लीटर मिल रहा है, तब वो 50 रुपये से, वही इनकम से वो 1 लीटर दूध की जगह 5 लीटर दूध खरीद सकता है। आई रिपीट, वो 1 लीटर दूध की जगह वो 5 लीटर दूध खरीद सकता है। उसकी इनकम बढ़ी नहीं है, आई रिपीट उसकी मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूस होने की वजह से उसकी रियल इनकम बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंज्यूमर की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। इज इट क्लियर? I hope I am making sense. Okay, so I'll read it now over here. Sorry. When monetary income of a consumer remain constant, but price of good falls, then his or her real income rises. Real income is purchasing power of income. When real income rises, a consumer can buy more of good, and therefore his demand rises. For example, the amount of money disposable of the consumer is ₹50 and price of milk is ₹50. Then the consumer can buy only 1 liter of milk. But if the price of milk falls to ₹10, then consumer can buy 5 liter of milk with ₹50. मोस्टली नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव ही रहते हैं, सिर्फ किसी का पॉजिटिव नहीं रहता, नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर गुड्स का होता है। इन्फीरियर गुड्स के केस में ये होता है कि जब उस चीज़ की गुड्स की प्राइस कम हो गई तो उसकी डिमांड जो है, देखो when the price of the good have when the price of inferior good falls, मतलब अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई then real income of the consumer increases। तो इस चीज़ में क्या हुआ कि बंदे की रियल इनकम बढ़ गई है। समझ में आया? तो जिस वजह से, उसकी वजह से जो डिमांड फॉर गुड है वो भी कम हो जाएगा। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब ये समझाती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। नॉर्मल गुड का तो हम लोग ने देखा कि भाई इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, और किस तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप होती है हमने वो भी देखा कि इंसान की जो खरीदने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर नॉर्मल गुड्स है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन
लेकिन अगर रियल इन्फीरियर गुड्स है तो इन्फीरियर गुड्स के केस में ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल एक मज़दूर है, तो मज़दूर बेसिकली जवार खाते हैं, ठीक है। अब वो जवार जो है वो कुछ ऐसा समझे कि 15 रुपीज़ पर केजी आता है, 15 रुपये किलो आ रहा है, ठीक है। उसके सामने जो वीट होता है, गेहूँ होता है, वो 35 रुपये किलो आ रहा है। समझ में आया? 35 रुपये किलो आ रहा है, ठीक है। अब वो जो जवार है उसका प्राइस जो है वो सपोज करें कि उसका प्राइस जो है कम हो गया है, तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, तो उसकी जो डिमांड जो है, उस गुड की जो डिमांड है वो नहीं रहेगी और लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? वीट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड फॉल तो रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो अगर इन्फीरियर गुड की प्राइस कम हो जाती है तो जो रियल इनकम होता है कंज्यूमर का बढ़ गया, तो जो डिमांड होगा गुड का वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंसान की वो क्या सोचेगा, अगर मैं ये खरीदूँ इससे बेटर मैं कोई और चीज़ ना खरीद लूँ। समझ में आया? तो वो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि जब इन्फीरियर गुड्स होते हैं तो और उनकी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। नॉर्मल गुड्स के केस में तो इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केसेस में ये होता है कि जब प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड कम होता है तो रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो गुड की डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कोर्स फूड ग्रेन्स। समझ में आया? आई एक्सप्लेन इट अगेन स्टूडेंट्स। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सपोज करें कि यहाँ पे आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपकी इनकम वैसी की वैसी रह रही है, पर आप जो गुड खरीदने जा रहे हो उसकी प्राइस अगर कम हो गई है तो पहले जैसे आप खरीदते थे, पहले आप क्या खरीदते थे, पहले आप वही 50 रुपये का, देखो 50 रुपये आपकी इनकम थी और दूध का प्राइस भी 50 रुपये था, तो आप वही 50 रुपये से 50 रुपये पर लीटर दूध खरीदते थे। लेकिन अब गुड की प्राइस कम हो गई है, मतलब वो दूध की प्राइस 50 की जगह 10 हो गई है, तो उन्हीं 50 रुपये से आप 5 लीटर दूध खरीद रहे हैं। समझ में आया? ये चीज़ एप्लीकेबल है, ये सब कुछ एप्लीकेबल है, लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर इन्फीरियर गुड्स है तो आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने मिलेगा। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। बेसिकली उनका ये मतलब है कि अगर इन्फीरियर गुड्स है तो इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर प्राइस कम है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैं ऑलरेडी आपको एसी और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि एसी और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन गुड्स में है मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग। मैंने एग्जाम्पल लिया है मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग। अगर आपने कभी मैकडोनल्ड्स आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग अगर विजिट किया हो तो आपने देखा हो कि उनके काफ़ी हद तक बहुत कुछ सेम है। दोनों ही कंपनी की स्पेशलिटी बर्गर है, दोनों ही कंपनी मिल्स प्रोवाइड करती हैं, दोनों मिल नॉट मिल्क मिल प्रोवाइड करती है। दोनों ही कंपनी का जो कुछ हद तक जो स्ट्रेटजी है वो सेम है। पर अगर आप देखो कि अगर प्राइस ऑफ मैकडोनल्ड्स बढ़ जाती है, अगर मैकडोनल्ड्स की प्राइस बढ़ जाती है, आई रिपीट, अगर मैकडोनल्ड्स की प्राइस बढ़ जाती है, जो डिमांड है बर्गर किंग की वो बढ़ जाएगी। अगर मैकडोनल्ड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड होता है ना, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर मैकडोनल्ड्स की प्राइस बढ़ी तो लोग बर्गर किंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि प्राइस ऑफ मैकडोनल्ड्स इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर बर्गर किंग ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया? सब्स्टिट्यूट गुड में ये रहता है कि अगर जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सी और कोको कोला। तो चलो सपोज करते हैं सॉरी पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है तो लोग कोको कोला पे शिफ्ट हो जाएंगे, या तो फिर सपोज करें कि कोको कोला की प्राइस बढ़ गई है तो लोग पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। बेसिकली
रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, अगर आप किसी सब्सटीट्यूट गुड का कंजम्पशन कम कर देंगे तो वो दूसरे गुड का, मतलब उसको जो गुड को फ़र्क पड़ना है, कंसर्न गुड है, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पे प्राइस और डिमांड सिर्फ एक ही गुड के साथ कनेक्टेड नहीं है, दो गुड्स है जिसके ऊपर उसकी प्राइस और डिमांड बेस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक ही एरिया में दो शॉप्स है, दोनों कपड़े बेचती है, ठीक है। अब सपोज करें कि एक शॉप मेरी है और एक शॉप है हमारे हीर की शॉप है वो। अब हीर की जो शॉप है, हीर ने उसकी शॉप के बाहर लगा दिया बोर्ड सेल का, ठीक है। मतलब सेल का मतलब जो गुड्स, जो कपड़े मेरे वहाँ मिल रहे हैं वही कपड़े हीर के वहाँ मिल रहे हैं, पर हीर के वहाँ तो सेल है, तो सब कहाँ जाएंगे? मेरे जगह, मतलब क्योंकि मेरी प्राइस ज़्यादा है ना, प्राइस ऑफ आफरीन शॉप इज़ मोर, तो मेरी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से जो डिमांड है हीर के शॉप की वो बढ़ गई है। समझ में आया? मतलब रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ सब्सटीट्यूट गुड एक्सपैंड्स द डिमांड ऑफ कंसर्न गुड, मतलब लोगों ने मेरे गुड का कंजम्पशन कम कर दिया क्योंकि उनको प्राइस ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन मेरे गुड का प्राइस कम होने की वजह से, मेरे गुड के डिमांड कम होने की वजह से, मेरे गुड का कंजम्पशन कम होने की वजह से दूसरे जो गुड है, मतलब दूसरी जो दुकान है, हीर की जो दुकान है, उसका जो डिमांड है वो एक्सपांड होगा। I hope I am very much clear to you all. Let's see. Substitution effect. When price of concerned good falls, it becomes relatively cheaper than its substitutes. जाहिर है कि उसके सब्सटीट्यूट से वो सस्ता हो जाता है। Hence the consumer will reduce consumption of substitute good. जैसे मैंने बोला ना, लोग मैकडॉनल्ड्स का कंजम्पशन कम कर देंगे एंड एक्सपेंड द डिमांड फॉर कंसर्न गुड, और वो लोग मैकडॉनल्ड्स का अगर बंद कर देते हैं तो कहाँ पर जाएंगे वो लोग? बर्गर किंग में जाएंगे। This is substitution effect. For example, between two varieties of pants, namely a pair of regular cotton, terry cotton pants and denim pants, if the price of regular pants falls, मतलब अगर रेगुलर पैंट की प्राइस कम हो जाती है तो लोग जो डेनिम पैंट पहनते हैं वो डेनिम पैंट से शिफ्ट हो जाएंगे रेगुलर पैंट पे, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है उनको। समझ में आया? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. So this is income effect and substitution effect. Okay. Now we'll learn about exception to the law of demand. Law of demand हमारा क्या है? हमारा law of demand ये कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाएगी. आई रिपीट, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस एक्सट्रीमली सॉरी आई रिपीट इट अगेन. अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है. यह हमारा लॉ ऑफ डिमांड है. अब जब हेडिंग ये कहता है कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे एक्सेप्शन केस है. एक्सेप्शन केस मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, और अगर प्राइस कम हो रही है तो उसका डिमांड भी कम हो रहा है. समझ में आया? तो अब यहाँ पर है प्रेस्टीजियस गुड.